हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक क्लास 8 का मैथ एक ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग लीनियर इक्वेशन का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर एक सवालों को टच करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर में जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फिर से लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ट्रांसपोजिंग क्या है ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इस लीनियर इक्वेशन को बेसिक से शुरू किया जाए और स्टैंडर्ड तक जाया जाए, यानी कि आसान से लेकर हार्ड तक हम लोग हर एक प्रकार के सवाल को इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके लिए एक छोटी सी जानकारी ये है कि लीनियर इक्वेशन को शुरू करने से पहले लीनियर इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं उसको जान लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि मेरा यह मानना है कि यदि आप छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आने वाला जो भी हमारा लेक्चर होगा लीनियर इक्वेशन का वो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा और आप रिलेट भी कर पाएंगे, आप समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहला इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला टर्म आइए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला टर्म है हमारा वेरिएबल। लेकिन इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ेंगे वो है हमारा, सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 टर्म्स है, उसको हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, वो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और लास्टली हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको हर एक प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, जैसे एज से रिलेटेड मिलेगा, एरिया से रिलेटेड मिलेगा, नंबर से रिलेटेड मिलेगा, रुपी से रिलेटेड मिलेगा, फिर से डिस्टेंस और स्पीड से भी रिलेटेड मिलेगा। तो इन सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम्स का हमारा एक एक लेक्चर होगा, उसमें भी हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। मतलब ये है, मोटा मोटी कहने का मेरा मतलब ये है कि शुरू से लेकर इंपॉर्टेंट टर्म से लेकर बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और इसमें जो चार पांच प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस वर्ड प्रॉब्लम में हम आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट देकर जाएंगे ताकि भविष्य में आपसे एज से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, रुपीज से रिलेटेड, उसके बाद या फिर डिस्टेंस या स्पीड से रिलेटेड जिस प्रकार का सवाल आए आप उसको सॉल्व कर सकें। तो इस सारे चीज़ों को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? देखिए, वेरिएबल एक शब्द से बना है जिसका नाम है वेरी, और वेरी का मतलब होता है कि ये चेंज हो सकता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है। वेरिएबल निकला है कहाँ से? वेरी शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? चेंज। अब ये चेंज क्या है, आखिर चेंज क्या होगा? सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पी क्यू एक्स वाई जेड, आप ए बी सी डी से लेकर आप जेड तक जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सारा का सारा हमारा वेरिएबल है। आप ए बी सी डी ई एफ जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पी क्यू एक्स वाई जेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैथ में हम लोग मेनली इसका बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। इसके जगह पे आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो सारा हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये आखिर चेंज कैसे होता है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है चेंज, और वेरिएबल किससे बना हुआ है? वेरी से, और वेरी का मतलब होता है चेंज। तो ये कैसे चेंज होगा? मान लीजिए कि हम लोग एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमारा p का वैल्यू आ गया, सपोज कीजिए p का वैल्यू आ गया फॉर एग्जांपल 4, और दूसरे सवाल में सॉल्व किए तो p का वैल्यू आ गया सपोज 8, तीसरा सवाल सॉल्व किए तो मान लीजिए p का वैल्यू आ गया 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल का, यानी कि p का, और ये हमारा p वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं a से लेकर z तक आपका जो भी है अल्फाबेट वो सारा का सारा हमारा क्या है? वेरिएबल है, और ये वेरिएबल हमारा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा वेरिएबल p है, इस p का वैल्यू पहले सवाल में 4 आ गया, दूसरे सवाल में 8 आ गया, तीसरे सवाल में 12 आ गया। मतलब कि यहाँ पे आपको हर जगह पे वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो 50 सवाल का आंसर हमेशा ही सेम आएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया क्या? वेरिएबल। ये चेंज हो सकता है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये वैल्यू इसका चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स का कभी हो सकता है आंसर 4 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 15 आ जाए, 17 आ जाए। इस प्रकार से इस वेरिएबल का वैल्यू हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमारा वो चेंज हो सकता है, इसीलिए इसका नाम हमारा क्या है, वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं हमारा दूसरा है हमारा कांस्टेंट। किसी किसी बुक में इस कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म भी लिखा हुआ है, तो चाहे कांस्टेंट बात करे या फिर कांस्टेंट टर्म बात करे, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका क्या मतलब है, डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता है। कैसे चेंज नहीं हो सकता? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 4/5 -2/3 एटसेट्रा, और भी बहुत सारा हो सकता है। तो इसमें हमारा अल्फाबेट था, इसमें मेनली हमारा नंबर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए P का वैल्यू यहाँ पे 4 आया है, तो क्या 4 का वैल्यू चेंज हो सकता है? क्या 4 के जगह पे आप 5 लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 4 एक फिक्स है, आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 3 है, तो आप 3 को 5 नहीं बना सकते हैं, मतलब कि ये चेंज ही नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं है, ये चेंज कभी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, भले इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल में इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो है इसका टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। आप कभी भी 12 के जगह पर 13 नहीं लिख सकते हैं, 14 के जगह पे 15 नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्या कि ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है हमारा, ये कभी भी बदलता नहीं है, ये हमेशा फिक्स रहता है। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 के जगह पे 4 नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा टर्म्स है। टर्म्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल को, इस वेरिएबल को और इस कांस्टेंट को, दोनों को आपस में मिला दीजिए तो हमारा बन जाएगा टर्म, कोई दिक्कत नहीं। इस वेरिएबल को और इस कांस्टेंट टर्म को दोनों को आपस में मिला दीजिए तो हमारा बन जाएगा टर्म। मतलब ये हो गया कि दो जिस्म एक जान, है ना। तो ये हमारा क्या है, एक ये जान है, ये एक जिस्म है और एक ये जिस्म है, दोनों को मिला दीजिए एक जान बन जाएगा, है ना। दो जिस्म एक जान, खैर। तो ये हो गया हमारा। तो टर्म हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं। टर्म्स हमारा क्या हो गया 2x। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया x, और ये हमारा क्या हो गया x वेरिएबल, और ये हमारा है 2, तो ये हमारा 2 क्या हो गया कांस्टेंट टर्म। तो क्या इस टर्म में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, फिर से ये हमारा सेकेंड टर्म कहला जाएगा, ये थर्ड टर्म कहला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग टर्म्स को लिख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे y क्यों लिखे हैं, यहाँ पे x था, यहाँ पे y क्यों लिखे हैं। कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ABCD, यहाँ पे हम A भी लिख सकते थे, B भी लिख सकते थे, लेकिन ज़्यादा हमको अच्छा लगा y। आप जो चाहें आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप y ही लिखिए, x ही लिखिए, y और w ही लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसीलिए तो इसका वेरिएबल है, ये हमेशा चेंज हो सकता है। तो टर्म्स हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट आर नॉन एज टर्म्स। तो ये हमारा हो गया टर्म्स, और इस टर्म्स में आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म्स। इसके बाद है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, बस टर्म्स को क्या कीजिए, थोड़ा सा टिकली पाउडर, फेयर एंड लवली, तेल, साबुन, पाउडर से थोड़ा सा उसको सजा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि आप टर्म्स को सजा के यदि लिख देते हैं तो वो हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्या है 2x + 4, यहाँ पे जो प्लस दिए है ना, यही प्लस हमारा टिकली पाउडर, फेयर एंड लवली, इन सब चीजों का काम कर रहा है। तो ये हमारा प्लस क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये हमारा बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, क्या है, इस टर्म्स को जब हम लोग सजा के लिख देंगे तो वो हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए यहाँ, यदि यहाँ पे 2x, 3y है, यदि इस कॉमा के जगह पे हम लोग प्लस डाल देंगे तो ये भी हमारा एक टर्म बन जाएगा। क्या टर्म बन जाएगा, 2x + 3y। मतलब ये हो गया कि टर्म्स को सजा के लिख दीजिए, प्लस माइनस ये सब साइन देकर यदि आप लिख देते हैं तो वो हमारा बन जाता है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल देख लेते हैं। 2x + 4 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x - y अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 7/2x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सॉरी 7/2x + 4, उसके बाद 9/13y - 3 ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो यहाँ पे आप माइनस का देख रहे होंगे, कभी साइन, कभी प्लस का देख रहे होंगे, फिर कभी माइनस का, फिर कभी प्लस का। तो ये प्लस माइनस हमारा जो है दोनों दो टर्म्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आता है लीनियर, और ये वही लीनियर टर्म है जो कि आपको चैप्टर के हेडिंग में दिख रहा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अब ये वेरिएबल क्या है अब मालूम चल गया। वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स वाई जेड, पी क्यू ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, और ये वेरिएबल हमारा फर्स्ट टॉपिक ही था हमारा यहाँ पर। अब आते हैं हमारे लीनियर में। ये लीनियर क्या है देखते हैं यहाँ पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर या फिर डिग्री 1, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर। याद रखिएगा क्या, कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर कितना हो, 1 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे 2x + 4 है ना, x का पावर कितना है, यदि कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, ऑलरेडी 1 होता है, तो पावर 1 हो गया। उसी प्रकार से x के जगह पे भी हमारा क्या पावर 1 है, फिर यहाँ भी 1 है, फिर y के ऊपर भी 1 है। तो ये हमारा सारा का सारा एग्जाम्पल किसका हो गया, लीनियर का हो गया। हालांकि एग्जाम्पल यहाँ पे और थोड़ा बहुत लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, x - 5, x का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये भी हमारा लीनियर कहलाएगा। 7 - 2x, यहाँ भी पावर x का 1 है, ये भी हमारा लीनियर कहलाएगा। उसी प्रकार 2x + 5, यहाँ भी x का पावर 1 है, वो हमारा लीनियर कहलाएगा। उसके बाद 4/3y - 7, यहाँ भी y का पावर 1 है, तो ये भी हमारा लीनियर कहलाएगा। तो लीनियर हम लोग मेनली किसको कहेंगे, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका की पावर कितना हो, 1 हो, और यदि 1 है तो हम लोग कहेंगे उसको लीनियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा इक्वेशन, वेरिएबल भी हो गया, लीनियर भी हो गया। अब इक्वेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में हम लोग इक्वल टू का साइन देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है इक्वल टू का साइन क्या, इक्वेशन। याद रखिएगा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और हम लोग क्या करेंगे, 2x + 4 कोमा के जगह पे हटा के यदि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए मान लीजिए इस कोमा का साइन हटा के यहाँ पे = का साइन यदि देते हैं, तो ये और ये दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया हमारा, है ना, जिसका पावर 1 हो गया। और ये जो बीच में आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है, यही है हमारा इक्वेशन। ये इक्वालिटी हमको बताता है, ये बताता है कि ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वल टू का जो साइन यहाँ पे दिख रहा है, यही हमारा है इक्वेशन। हालांकि इसको फिर से जैसा था वैसा कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन हमारा क्या है, जब हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन देते हैं, तो वही हमारा होता है इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। आगे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, x - 5 = और यही इक्वल टू का साइन क्या हमारा, इक्वेशन। यही हमारा क्या कहला रहा है, इक्वेशन। x - 5 = 7 - 2x, ये हमारा एक पूरा का पूरा इक्वेशन वाला सिस्टम हो गया। उसके बाद 5x + 7 = 2x + 1, ये भी हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब जितना हम लोग इस 6 पॉइंट तक जो पढ़े हैं, उसको एक सवाल में लागू करके देखते हैं कि क्या ये 6 का 6 पॉइंट इसमें लागू हो रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझते हैं। इस वाले का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे वेरिएबल। क्या इसमें आपको वेरिएबल देखने को मिल रहा है, क्या इसमें आपको वेरिएबल देखने को मिल रहा है, बिल्कुल x यहाँ पे हमारा क्या है, एक वेरिएबल ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब जो कि बदलेगा नहीं, तो क्या कांस्टेंट टर्म भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टर्म्स पढ़े थे, याद रखिए टर्म्स क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट
आर नोन एज टर्म्स। तो क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दोनों के बीच में दिख रहा है, टर्म्स का और वेरिएबल का दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जो कि बन गया है क्या 2x। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्म्स कहला जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, टर्म्स को जब हम लोग सजा के लिख देते हैं तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो क्या यहाँ पे x माइनस 5 को हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम लोग 7 माइनस 2x को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लीनियर। क्या लीनियर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो लीनियर भी हमको यहाँ पे दिख गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े इक्वेशन। क्या इक्वेशन आपको ये नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, और यही इक्वल टू का साइन हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन। मतलब ये हो गया कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं यहाँ तक, उन सारा का सारा चीजों को हम लोग यहाँ पे एक ही सवाल में देख लिए, है ना, हर चीज समझ में आ रहा है। तो आने वाले क्वेश्चन में आपको जो कुछ भी नजर आएगा, ये 6 का 6 चीज उसमें आपको हमेशा मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार का सवाल क्यों ना हो लीनियर इक्वेशन का, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब सवाल है कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो इक्वेशन है हमारा, अब हम लोग इसको पूरा को क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। क्यों इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन आ गया। तो अब जब भी हम लोग इक्वेशन वर्ड का जिक्र करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि अच्छा इस प्रकार का बात हो रहा होगा, जहां पे कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसके बीच में एक इक्वल टू का साइन होगा। तो याद रखिएगा हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे, लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, ये भी याद रखिएगा। अब है हमारा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। और इसी के अंदर हमको 2 पॉइंट और पढ़ना है। पहला क्या पॉइंट है, पहला है रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। आपके बुक में रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन का 5-6 पॉइंट में दिया हुआ है ना, उसका कोई यूज नहीं है। यदि हम लोग प्रैक्टिकली सवाल में, यदि हम लोग सवाल को बनाना सीख जाएंगे तो फिर उसका क्या यूज है। ज़्यादा बेटर क्या रहता है, ज़्यादा बेटर रहता है कि आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, है ना। आपके बुक में ये वर्ड में लिखा हुआ है 5 से 6 लाइन में, 5 से 6 सेंटेंस में, उसी को हम लोग यहाँ पे सवाल में लागू करके देख लेंगे, यूज करके देख लेंगे, हो जाएगा काम खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ट्रांसपोजिंग क्या है ना, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग अपने एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 + x = 8। याद रखिए सवाल हमको क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 4 + x = 8। मतलब ये हो गया कि सवाल हमको कह रहा है कि देखो 4 + x जो है ना वो 8 के बराबर है। क्या हमको यहाँ पे बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको x का वैल्यू ही नहीं मालूम है, तो हम कैसे कह दें कि बराबर है, नहीं कह सकते हैं। तो अब आपसे सवाल ये है कि अब आप जरा बताइए कि इस x के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू हम डालें, ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट करें जिसका इन दोनों को जोड़ने पर आंसर 8 आ जाए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस x के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करें कि जिसको जोड़ेंगे 4 से तो वो 8 के बराबर हो जाए। तो आपके मन में आ रहा होगा 4, तो बिल्कुल सही जवाब है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम लोग 4 डाल देते हैं तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ये हमारा दोनों इक्वेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन यदि सवाल थोड़ा सा जटिल दे दे, थोड़ा सा कठिन दे दे, थोड़ा सा हार्ड दे दे, तो क्या करेंगे, देख लेते हैं। थोड़ा सा एक हार्ड प्रॉब्लम भी हम लोग यहाँ पे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 + 4 = 8, इसका ये वाला हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब सवाल इस प्रकार का यदि दे दे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका सर चकरा जाए, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। क्या है सवाल, देखते हैं। 7x + 3 = 9। सवाल कह रहा है कि देखो 7x और +3 जो है ये दोनों बराबर है किसके, 9 के बराबर है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इसको सॉल्व करके देख ले कि सही में बराबर है कि नहीं है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। और इसी को जब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो आपको रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन का जो 5 से 6 सेंटेंस में लिखा हुआ है वो सारा चीज यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। क्या है देखते हैं। सॉल्व करने का इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि वेरिएबल को अलग कर दीजिए और कांस्टेंट को अलग कर दीजिए। क्या कह रहे हैं, रिपीट, वेरिएबल को इक्वल टू के अलग रखिए, कांस्टेंट को
इक्वल टू के अलग रखिए। फिर से वेरिएबल को मान लीजिए यदि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो वेरिएबल वाले जो भी हैं हमारे उसको इधर रखिए और कांस्टेंट वाले जो हैं इक्वल टू के इधर रखिए, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को इक्वल टू के अलग अलग कर दीजिए, दोनों अपोजिट साइड। कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल वाले को यहीं पे रहने देते हैं और कांस्टेंट को अलग कर देते हैं। अब एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं और यहीं पे आपको ट्रांसपोजिंग भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वेरिएबल जो है ना हमारा, वेरिएबल वाला ये वाला जो टर्म है 7x जिसमें कि वेरिएबल जुड़ा हुआ है हमारा, हम चाह रहे हैं कि उसको इक्वल टू के इधर ही रखें, तो इधर ही रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर का साइन दे दिए, बराबर के उधर पहले से 9 था, पहले से 9 लिख दिए। अब हम चाह रहे हैं कि इस कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के उधर रखें, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत बात किए हैं कि कांस्टेंट को अलग कर दीजिए, वेरिएबल वाले को अलग कर दीजिए। तो वेरिएबल वाले को उधर अलग कर दिए, कांस्टेंट को उधर अलग कर देंगे। तो कांस्टेंट का इक्वल टू के पहले ही 9 था यहाँ पे, अब इक्वल टू के इधर है हमारा 3, तो इधर वाले को हम किधर भेज देंगे, उधर, तभी जाकर हमारा कांस्टेंट अलग हो जाएगा और वेरिएबल भी अलग हो जाएगा। अब एक और सवाल कि जब यहाँ पे 3 हमारा इज इक्वल्स टू के इधर है और जब उसको उधर भेजेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाता है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी चीज को, किसी नंबर को इक्वल टू के इधर या उधर करते हैं तो उसके साइन में चेंज आ जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यदि माइनस था तो प्लस हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिंग। तो ट्रांसपोजिंग मेनली हमारा एक प्रोसेस है जिसमें कि यदि हम लोग अपने नंबर को उलट फेर करते हैं या फिर इक्वल टू के इधर भेजना हो या फिर इधर भेजना हो तो उसके साइन में हम लोग चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अभी तुरंत क्या कहें, कांस्टेंट को अलग कीजिए, वेरिएबल को अलग कीजिए। तो वेरिएबल वाला अलग कर दिए हैं, कांस्टेंट वाला अलग करने जा रहे हैं। 9 पहले से ही इक्वल टू के इधर है, तो अब इस 3 को उठाकर हम लोग इधर करेंगे। तो जब इक्वल टू के उधर करेंगे तो ये हमारा किस में है, +3 में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, -3 में। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं हम लोग, नंबर को बदल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे साइन भी चेंज करेंगे। तो 9 था तो ये हमारा हो जाएगा -3। अब इस चीज को देख लीजिए, यहाँ पर क्या वेरिएबल अलग हो गया, अलग हो गया, क्या कांस्टेंट अलग हो गया, अलग हो गया। चलिए इसको आगे करते हैं हम लोग। 7x इज इक्वल्स टू, माइनस कर दीजिए, 9 - 3 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या है, 7x इज इक्वल्स टू 6। अब फिर से ट्रांसपोजिंग का काम करेंगे। अभी हम लोग क्या कहे थे कि यदि इक्वल टू के इधर है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या फिर इधर माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, या फिर इधर यदि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर इधर डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ पे ये हमारा 7 क्या है, 7 हमारा मल्टीप्लाई में है, किसके साथ, x के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 7। डिवाइडेड बाई 7 क्यों किए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था और जब इसको इक्वल टू को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई वाला किस में चेंज होता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे क्या, ये तो हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 6/7। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो समझने में, कोई भी समस्या, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू 7 हो गया। अब सवाल हमसे क्या कहा था, सवाल हमसे कहा था कि देखो 7x + 3 जो है ना वो बराबर है किसके, 9 के बराबर है। हम उस समय नहीं माने थे कि बराबर है, तो हम लोग इसको सॉल्व किए और x का वैल्यू इतना ला दिए। क्या अब सही में दोनों आपस में बराबर होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे, इस x के जगह पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं कि सही में आता है कि नहीं। क्या था हमारा, 7x + 3 इज इक्वल टू 9। x का जो वैल्यू निकाले हैं उसके जगह पे हम लोग उसको पुट करेंगे, 7 × 6/7 + 3 इज इक्वल टू 9। उसके बाद 7 और 7 कट जाएगा, बचा क्या, 6 + 3 इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। बिल्कुल सही हमको सवाल कहा था, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो पहले ही सवाल में हमको क्या कह दिया था कि 7x + 3 जो है
वो 9 के बराबर है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना था, तो हम लोग क्या किए, x का वैल्यू निकाले, और जब x के वैल्यू को दोबारा इसमें पुट करेंगे तो बिल्कुल ये 7x + 3 बराबर होगा किसका, 9 के बराबर होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें समझने वाला बात केवल एक ही था, वो था आपका क्या, कि कांस्टेंट टर्म को अलग कर दीजिए और वेरिएबल को अलग कर दीजिए, दोनों को अलग अलग रखिए, है ना। और जब हम लोग नंबर को उलटफेर करते हैं इक्वल टू के इधर या फिर इधर, तो हम लोग उसके साइन को भी चेंज करते हैं। यदि प्लस में है तो माइनस कर देंगे, और यदि माइनस में है तो प्लस कर देंगे, या फिर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे, और यदि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस था ट्रांसपोजिंग का। तो रूल्स फॉर सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ट्रांसपोजिंग क्या था, मेनली एक हमारा क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने साइन को चेंज करते हैं जब हम लोग नंबर को उलटफेर करते हैं, या फिर इधर से उधर भेजना हो या फिर उधर से इधर भेजना हो। उसके बाद एक और सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है सवाल, 9x - 6 = 12। फिर से वही सवाल है। देखिए क्या है सवाल, कह रहा है कि देखिए 9x - 6 जो है वो बराबर है किसका, 12 के बराबर है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है कि बराबर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, वही चीज करेंगे, वेरिएबल को अलग कीजिए, कांस्टेंट टर्म को अलग कीजिए। तो ये हमारा वेरिएबल है, इसको इधर ही रहने देते हैं। यहाँ पे 12 था तो ये -6 था, उधर उसको भेजेंगे। क्यों भेजेंगे उधर, क्योंकि हम लोग वेरिएबल को अलग कर रहे हैं और कांस्टेंट को अलग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे -6 में था, उधर आएगा तो +6 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 9x = 18 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 9x = 18। अब x = 18 डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड क्यों किए हैं, क्योंकि 9 इधर x से मल्टीप्लाई में था और उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ट्रांसपोजिंग प्रोसेस, और कुछ नहीं है इसमें, केवल ट्रांसपोजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा निकल गया कितना, x का वैल्यू 18/9। तो सवाल हमको कह रहा था कि देखो ये जो है ना 9x - 6 वो बराबर है किसके, 12 के। मेरा दिल नहीं मान रहा था तो उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब यदि हम लोग इस x के जगह पर इस 18/9 के वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल इन दोनों के बराबर होगा। चलिए करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या था, 9x - 6 = 12। चलिए 9 इंटू एक्स का वैल्यू अभी तुरंत कितना निकाले हम लोग, 18/9। 18/9 - 6 = 12। आगे सॉल्व करते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचा हमारे पास, 18 - 6 = 12। अब 18 में आप -6 करेंगे तो कितना रहेगा, 12 रहेगा, =12। यानी कि यहाँ भी दोनों बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल सवाल हमको क्या कह रहा था, सही कह रहा था कि 9x - 6 बराबर है किसके, 12 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। चलिए आगे सवाल फिर से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। एक और सवाल हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, याद रखिएगा, डिफरेंट है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है सवाल, देखते हैं ऊपर में। 7y/2 = 4 सवाल कह रहा है कि देखो 7y/2 = 4, ये दोनों आपस में बराबर है। मेरा दिल नहीं मान रहा है, सॉल्व करेंगे इसको, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। आपने जरूर पढ़ा होगा कि यदि कुछ नहीं रहता है नीचे में तो ऑलरेडी 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है, इस चीज को आप जानते होंगे। अब एक और चीज आप लोग पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है = 8 है और 9 है। इस प्रकार के सवाल में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़े होंगे। मतलब क्या पढ़े थे कि इस 4 से हमको इस 9 को मल्टीप्लाई करना होता है और इस 8 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा क्या निकलता है, मल्टीप्लीकेशन है हमारा। इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि ये दोनों का आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस ही तो कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए करते हैं इसको। देखिए 7y से जब आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको मालूम है कि 1 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे
तो वही नंबर आएगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7y ही हमारा रह जाएगा। और जब 4 से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलेगा 8। आगे करते हैं इसको सॉल्व। y इज इक्वल टू 8 बाई कितना 7। क्यों 7? क्योंकि ये हमारा यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या सवाल सही कह रहा था क्या कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं? चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। क्या था 7/2 इंटू वाई था, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8/7 इज इक्वल टू 4। करके देखते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 4 बार में 8 कैंसिल, कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 4। बिल्कुल हमारा क्या हो गया, ये सही हो गया है ना। तो सवाल हमसे बिल्कुल सही कहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कुछ और सवालों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रकार का सवाल जब भी आपको आ जाए, रेशनल नंबर जैसा, फ्रैक्शन जैसा, हमेशा क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। आप याद रखिएगा इस चीज को। इस प्रकार के सवाल में हमेशा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इस प्रकार के सवाल में लगाते हैं। चलो आगे सवाल सॉल्व करते हैं। आगे सवाल क्या है, 8x + 3 इज इक्वल टू 27 + 2x। सवाल कह रहा है कि देखो ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इक्वल है किसके, इसके। मेरा दिल नहीं मान रहा है, इसको सॉल्व करेंगे है ना। चलिए सॉल्व करते हैं जरा इसको। तो सबसे पहला वही बात है कि वेरिएबल को अलग कीजिए, कांस्टेंट टर्म को अलग कीजिए। क्या है हमारा, वेरिएबल को इधर ही रख लेते हैं हम लोग 8x, एक और वेरिएबल यहाँ पे हमारा है 2x। जब इस 2x को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -2x इज इक्वल टू 27 यहाँ पहले से था, उसको रहने दीजिए। अब जब ये 3 हमारा प्लस में है और उधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद आगे 8x - 2x 6x इज इक्वल टू 27 में 3 को माइनस करेंगे 24 आ जाएगा हमारा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 24/6। फिर से वही बात है, 6 क्यों लिखे, क्योंकि ये 6x के साथ किसमें था, मल्टीप्लाई में था। तो 6 4 जा 24, हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 4। x इज इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब जब आप इस x के वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल आपका सेम आएगा। आप करके देखिएगा इसको। चलिए यहाँ पे आपके लिए जगह है, यहाँ पे आप इसको करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। फिर से वही वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। यहाँ पे जैसे ही आपको फ्रैक्शन वाला, रैशनल नंबर वाला जैसा दिख गया आपको, तो समझ आइए क्या कि इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, जो कि इस वाले में हम लोग किए थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और आपको मालूम होगा नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इन सारे को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर हमारा रहेगा, है ना। तो 8x - 3 इज इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x। फिर से वेरिएबल अलग कीजिए, कांस्टेंट को अलग कीजिए। तो 8x इधर ही रहने देते हैं। ये 6x हमारा किस में है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -6x इज इक्वल टू, ये हमारा 3 किस में है, प्लस में है, सॉरी माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 8x - 6x 2x है ना। 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो एक और सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। 3x + 5/2x + 1 इज इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 3x + 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 3 से करते हैं। 3x + 5 इज इक्वल टू, अब जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही का यही रह जाएगा हमारा कितना, 2x + 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9x + 15 इज इक्वल टू 2x + 1। आगे वेरिएबल अलग कीजिए, कांस्टेंट अलग कीजिए। 9x है यहाँ पे 2x था, इसको इधर लेते आएंगे तो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1
और ये +15 है, उधर जाएगा, किस में हो जाएगा हमारा -15, -15। आगे 9x -2x 7x इज इक्वल्स टू 1 में आप 1 - 15 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -14। तो x इज इक्वल्स टू -14, x इज इक्वल्स टू -14। चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 7x है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू -14 है, तो x इज इक्वल्स टू -14/7, x इज इक्वल्स टू -2। इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा हमारा। x का वैल्यू कितना आ गया -2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब। तो ये हमारा कुछ सवाल भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए और ये हमारा पूरा का पूरा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी तैयार हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यदि कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा समझिए, समझ में आएगा, बस ध्यान से समझिए, हर चीज समझ में आएगा, है ना। तो इस प्रकार का सवाल जो भी अब हमारे सामने आएगा उसको हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं समझने में, हर चीज यहाँ पे समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं। चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, और यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आगे जो भी हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस शर्त क्या है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। और आज का क्लास यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।